With the name of Allah Almighty. The topic Tale of Two Cities, and in this topic we will discuss today Dickens' art of characterization. Dickens character कैसे create करता है? This is our topic. I have Acute Novel, page 107, written by me, lecturer M.K. Butta. Question 3. Dickens has been regarded as a great creator of characters. Dickens को जो याद रखा गया है तारीख के अंदर वो उसकी आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन की वजह से याद रखा गया है, यानी कि मेजर टॉपिक इन टेल ऑफ टू सिटीज इज करेक्टराइजेशन। और ये एक अलमिया है कि पीयू ने बहुत कम क्वेश्चन करेक्टराइजेशन के बारे में उठाया है डिकन्स के हवाले से। क्लियर? ये एक अलग बात है। What evidence of this do you find in Tale of Two Cities? Tale of Two Cities में करेक्टराइजेशन के कौन से एविडेंसेस आपके पास हैं कि उसका आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन डिफरेंट है, कमाल है, अच्छा है। Charles Dickens is a blend. Same paragraph as you have read in previous question कि चार्ल्स डिकन्स ब्लेंड है, मिक्सचर है, मिलाप है, मुरक्कब है, किन चीज़ों का? यस, चार्ल्स डिकन्स इज द ओनली वन हु एंजॉय हाई हैट इन विक्टोरियन एज एज अ नॉवेलिस्ट। in his writing he is an amazing blend of tale teller, character creator, image booster, love stricken, poet stricken, loss stricken, cross-stricken, social reformer, social judge, social stylist, social object, optimist, sensible, sympathetic, superficial, pathetic, painter, purpose possessor, humorist and historic. ये सारी क्वालिटीज डिकन्स के अंदर पाई जाती है। क्लियर? अच्छा, हिस्टोरिकल यूनिवर्सलिटी, I think that is also a same topic we have studied already कि डिकन्स जो करैक्टर बनाता है वो हमेशा याद रखे जाते हैं। डिकन्स जो करैक्टर बनाता है उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज किया जाता है, उसको पूरी दुनिया के लोग अपना करैक्टर समझ लेते हैं और सोचते हैं यस ऐसा करैक्टर हमारे माशरे में मौजूद है। जिसकी एग्जाम्पल एवरमाउंट ब्रदर्स, जालिम लोग हर सोसाइटी में मौजूद होते हैं। He picks a person from society and puffs him with historical universality. He begins by describing the character's silly traits or serious traits, his dress, his behavior and speech, and makes him memorable. Rickett divides his characters into two groups: normal characters who are okay and abnormal characters, abnormal who are the hysterical or the villains. In almost all his characters, whether sad or humorous, he pointed his finger on the evils of the Victorian society. As Evermount symbolizes the entire cruel class. अब हम इस बात को मजीद प्रूव करेंगे कि किस तरह उसके करैक्टर यूनिवर्सल हैं, उसके करैक्टर कैसे हिस्टोरिकल हैं। क्लियर? अब इसमें एडिशन हुआ है। आई वांट टू से कि फर्स्ट टू पैराग्राफ सेम है जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में है, डिकन्स एज अ रिफॉर्मर। आप पिछले क्वेश्चन में दोबारा जाएंगे, जो बिल्कुल इसी क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं वो पहले क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, तो मुझे दोबारा ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? अब हम किन दो चीज़ों का एविडेंस देना चाहते हैं? सना, यू टेल मी। नो कौन से जो कैरेक्टर है वो हमारा टॉपिक क्या है? देखो, यस, गुड, यू आर कमिंग वेल। अब हमने दो चीज़ें प्रूव करनी है कि जो कैरेक्टर्स क्रिएट करता है डिकन्स वो हिस्टोरिकल भी हो जाते हैं, यूनिवर्सल भी हो जाते हैं। अक्सर हम जब बात करते हैं तो हमें यूँ लगता है कि करैक्टर जैसे हिस्ट्री के असल करैक्टर हों,
आपको इडिपस पर कभी शक तो नहीं पड़ता ना? मैं अगर बात करूं, आपको लगता है कि इडिपस रियल कैरेक्टर था, बिकॉज दैट वॉज द आइडियल कैरेक्टर. सेम इज द केस हियर. 1. डॉक्टर मैनेट इज अ सॉलिड कैरेक्टर, मजबूत कैरेक्टर है. डिकन्स हैज मेड हिम थ्रू सर्कमस्टेंसेस. डिकन्स ने उसको बनाया है उसके इर्द गिर्द हालात क्रिएट करके. देखो, ये भी कैरेक्टर्स को बनाने का तरीकाकार होता है कि डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस में कैरेक्टर को रखकर कैरेक्टर की क्वालिटीज को निखारना, कि कैरेक्टर कैसा नजर आता है. तो जब सर्कमस्टेंसेस बनाए गए तो मैनेट को आपने जब पहले देखा सर्कमस्टेंसेस कितने ब्रूट हैं, उसमें जब डॉक्टर मैनेट को देखते हैं तो आपको डॉक्टर मैनेट कैसा कैरेक्टर नजर आता है? मैं आपको ऑप्शन देता हूं. डॉक्टर मैनेट एक ब्रूट कैरेक्टर नजर आता है, डॉक्टर मैनेट एक ब्रेव कैरेक्टर नजर आता है, डॉक्टर मैनेट एक मजलूम कैरेक्टर नजर आता है. शायद पहचान लिया ना आपने कि ना वो ब्रेव था कि जेल तोड़ के बाहर निकल आया, ना वो ब्रूट था कि रेवोल्यूशनरीज के साथ मिल गया, वो एक मजलूम कैरेक्टर बन गया. तो इसका मतलब है कि राइटर ने जो टेक्निक इस्तेमाल किया वो ये है कि कैरेक्टर को क्रिएट करना थ्रू सर्कमस्टेंसेस, हालात में रखकर. डायलॉग्स, उसके हवाले से मिस्टर डिफॉल्ट ने जो डायलॉग किए, लूसी ने जो डायलॉग किए, उस डायलॉग से ही उसकी पर्सनैलिटी वाज़ेह होती है. एंड एक्शंस, और डॉक्टर मैनेट के अपने एक्शंस कि वो शू मेकिंग कर रहा है, वो सिली बिहेवियर देता है, तो इस तरह से कैरेक्टर सामने आता है. ही वॉज केज्ड ब्लाइंडली इन द बेस्टाइल जेल. केज्ड, उसको बंद कर दिया गया, जेल में डाला गया. कौन सी जेल थी? पेज नंबर 107, नंबर 1 नीचे पॉइंट है उसमें पढ़ रहा हूं, 3rd लाइन है. फॉर 18 years, कितने सालों के लिए? एंड दिस सर्कमस्टेंस पुश हिम इनटू मैडनेस. ये हालात उसे पागलपन की तरफ ले जाते हैं. हिज डायलॉग्स शो हिज लविंग नेचर. उसके डायलॉग्स शो करते हैं कि वो लविंग नेचर का है. व्हाट यू आर डूइंग हियर? आई एम मेकिंग अ शू फॉर अ डेलिकेट लेडी. अ डेलिकेट शू. मैं एक शाइस्ता नरमोनाजुक लेडी के लिए, बच्ची के लिए एक प्यारा सा शू बना रहा हूँ. तो उसकी लविंग नेचर सामने आई. एंड काइंड हार्ट, ही सेज अबाउट लूसी. लूसी के बारे में वो कहता है, हाउ कुड माई हैप्पीनेस बी परफेक्ट व्हाइल योर्स वाज इनकम्प्लीट. मेरी खुशियाँ कैसे मुकम्मल हो सकती हैं जबकि तुम्हारी खुशियाँ नामुकम्मल हैं, इनकम्प्लीट हैं. ही, तो इसका मतलब ह्यूमनिस्ट है, कैरेक्टर सामने आया. ही परफॉर्म्स हिज बेस्ट एक्शन एट द एंड ऑफ द नावल. नावल के अख्ताम पर बेस्ट एक्शन शो करता है. व्हेन ही ट्राइज हिज बेस्ट टू सेव मिस्टर डार्ने. डार्ने को बचाने के लिए जो एक्शन देता है उससे ही पता चलता है कि वो लविंग है, काइंड हार्टेड है, ह्यूमनिस्ट है. तो सर्कमस्टेंसेस से कैरेक्टर क्रिएट हुआ. तो ये कैरेक्टर क्या यूनिवर्सल है? यस, माशरे में ऐसे कैरेक्टर पाए जाते हैं. ये कैरेक्टर क्या पूरी दुनिया के लोग पसंद करते हैं? यस, उन्होंने अप्रूव किया ऐसे कैरेक्टर को, माना, फील किया ऐसे कैरेक्टर को. चाहे वो निग्रो था, चाहे वो इंडियन था, चाहे रशियन था, चाहे वो अमेरिकन था, तमाम लोगों ने कैरेक्टर को प्रूव किया और फिर उन्होंने याद भी रखा, जैसे हिस्टोरिकल किसी हीरो को याद रखते हैं. 2. Mr. Lowry is a respectable character. Dickens has made him through his actions. कि वो किस तरफ एक्शन कर रहा है? किसी को रिस्टोर करने की तरफ एक्शन कर रहा है. पॉजिटिव एक्शंस हैं उसके. He performs his best duties to Tellson's Bank. ड्यूटीफुल है. His journey from London to Paris. लंदन से पेरिस तक जो उसका सफ़र था. His dealing with Mr. Defoe. Mr. Defoe से कैसे डीलिंग करता है. His nursing of Manet family. और मैनेट फैमिली की हेल्प करता है, उनको पालता पोसता है वो.
मेक हिम अ मैन ऑफ बिजनेस, वो दिखाते हैं कि ये ड्यूटीफुल एक मैन ऑफ बिजनेस है, क्योंकि वो टेल्सन बैंक का मुलाजिम है और टेल्सन बैंक की तरफ से दी गई तमाम टास्क्स एंड ड्यूटीज को वो फुलफिल करता है। गुड। तो ये करेक्टर हमारे सामने एज अ बिजनेसमैन या एज अ ड्यूटीफुल करेक्टर हमारे सामने आया और अपने एक्शन से डिटरमाइन हुआ, यानी कि इस करेक्टर को डिकन्स ने एक्शन से बिल्ड किया। सिडनी कॉटन, सिडनी कॉटन कौन था? एक लॉयर था और उसका लवर था। लवर था और सेक्रीफाइस करता है, और ही इज कंसीडर्ड एज अ हीरो ऑफ द नावल, नावल का हीरो यही कंसीडर होता है। सिडनी कॉटन इज एनर्जेटिक, एन एनर्जेटिक करेक्टर, ये एनर्जेटिक करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रो हिज डायलॉग्स एंड एक्शंस, एक्शंस और डायलॉग्स दोनों से डिकन्स इसको क्रिएट करता है। ही डायलॉग्स टू लूसी दैट, वो लूसी को कहता है ही लव्स हर, कि वो उससे मोहब्बत करता है। केयर्स हर, उसकी फिक्र करता है। बट ही इज लाइक वन हु डाइड यंग, लेकिन वो एक ऐसा आदमी है जो नौजवान ही मर जाएगा या नौजवान मर चुका है। वो एनर्जेटिक है, वो जिंदा लाश है, वो ये भी कहता है। मोहब्बत करता है लेकिन मुर्दा है वो। ही वॉज एन आइडल यंग मैन, वो एक आइडल यंग मैन है, बेकार आदमी है। बट ही एक्ट्स अ वाइटल एक्शन टू सेव डार्ने, लेकिन उसने ज़बरदस्त वाइटल एक्शन परफॉर्म किया है, बहुत मजबूत एक्शन परफॉर्म किया है डार्ने को बचाने के लिए। फ्रॉम डेथ, मौत से। लूसी फ्रॉम विडोहुड, लूसी को बचाया उसने बेवा होने से। एंड डॉक्टर मैनेट फ्रॉम मैडनेस, और डॉक्टर मैनेट को मैडनेस से बचाया है। तो इसका मतलब है डिकन्स ने ये करेक्टर क्रिएट किया है तो हिस्टोरिकली रिमेम्बरेबल हो गया कि क्या करेक्टर है, सेक्रीफाइस कर दी और 3 लोगों को बचा दिया, किसी को डेथ से, किसी को बेवगी से और किसी को मैडनेस से। तो आर्ट ऑफ करेक्टराइजेशन पढ़ रहे हैं ना उसकी, कैसे करेक्टर बूस्ट करता है, किस किस्म के करेक्टर बनाता है और कैसे वो याद रखे जाते हैं और किस तरह उस करेक्टर को सारी दुनिया के लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस हमारी सोसाइटी में है। हम ये बहस पहले कर चुके हैं कि करेक्टर यूनिवर्सल होना और ना होने में फ़र्क है। अगर आप लिमिटेड अपने कल्चरल करेक्टर बनाएंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। मलंग सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में पाया जाता है या इंडिया में पाया जाता है। मलंग एक करेक्टर बनाएंगे तो लिमिटेड होगा सब कॉन्टिनेंट तक। तो अगर एक करेक्टर बनाएंगे, मैन ऑफ एक्शन बनाएंगे, इंटेलेक्चुअल करेक्टर बनाएंगे, या ऐसा पॉलिटिशियन बनाएंगे जो बेहतरी लाता है बहुत ज़्यादा, तो उसको रिकॉग्नाइज करते हैं ना तमाम लोग। वो कहते हैं कि कराची वाले कहते हैं कि अगर हमारे पास शहबाज शरीफ जैसा लीडर होता तो कराची की हालत बहुत सुधर गई होती। इसका मतलब है करेक्टर को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं दूसरे लोग भी। जी अब हाँ, शाबाश, वेरी गुड, बिल्कुल ठीक है। वो नाइक का जो करेक्टर है यूनिवर्सल है, उसको मैक्सिमम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं कि यस ये करेक्टर जो कह रहा है ऐसा करेक्टर होना चाहिए। गुड, बहुत अच्छी एग्जांपल है। एवरमाउंट इज अ क्रूअल करेक्टर। एवरमाउंट क्रूअल करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रो डायलॉग्स एंड एक्शंस। डिकन्स ने उसको डायलॉग्स और एक्शंस के जरिए क्रिएट किया है। ही ब्लेम्स द बॉयज डेथ ऑन द पीजेंट्स, और वो लड़के की मौत को ब्लेम देता है पीजेंट्स पर, देहातों पर, कि लड़के की मौत की वजह देहाती खुद हैं। themselves rather than his driver, अपने ड्राइवर पर इल्ज़ाम नहीं आने देता। वो कहता है ये जो देहाती किसान है ये अपने बच्चों की केयर नहीं करते। डार्ने इज की करेक्टर। डार्ने बुनियादी करेक्टर है, सेंट्रल करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रू हिज डायलॉग्स एंड एक्शंस, इसको भी डायलॉग्स और एक्शन के जरिए बनाया है। ही सेज टू डॉक्टर मैनेट,
डॉक्टर मैनेट से कहता है डार्ने, डियर डॉक्टर मैनेट, आई लव योर डॉटर फाउंडली, मैं तुम्हारी बेटी से बेहद मोहब्बत करता हूँ। फाउंडली बहुत ही शौक के साथ। His visits between Paris and England discord of property। अच्छा, उसका इंग्लैंड और पेरिस में विजिट करना, आना जाना, और अपनी जो मारूसी जायदाद थी उसको लेने से इनकार करना, लव उसका मोहब्बत करना, एंड हेल्प और उसकी मदद करना, मेक्स हिम एन एक्टिव करेक्टर, ये चीज़ें उसे एक्टिव करेक्टर बनाती हैं। 6. लूसी इज एन इनोसेंट करेक्टर, लूसी इनोसेंट करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हर थ्रू सर्कमस्टेंसेस, सिक फादरिंग, बीमार फादर है। डार्ने एंड डायर इवेंट्स मेक हर अ सैड डॉल, डार्ने क्योंकि वो एवरमाउंट से ताल्लुक रखता था, ये चीज़ उसे झटका देती है, उसे सदमा देती है। और फिर डायर इवेंट्स फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे आ गई है, डार्ने का पकड़ा जाना, ये सारी चीज़ें उसको सैड डॉल बना देती हैं। मिस्टर डिफॉज इज़ अ ग्रेव करेक्टर, है बहुत संजीदा करेक्टर है, कमाल करेक्टर है। डिकन्स हैज़ मेड हिम थ्रू पर्सनैलिटी एंड एक्शंस, डिकन्स ने उसकी पर्सनैलिटी बनाई है, उसको मैन ऑफ एक्शन बनाया है। ही इज़ अ बुल नेक्ड, और वो बैल की तरह की नेक वाला आदमी है। एंड मैरिटल लुकिंग पर्सन, और वो शादीशुदा आदमी नज़र आता है, बाल बच्चेदार, या मार्शल है ये, मार्शल मैंने क्या लिख बैठा हूँ, लुकिंग विद फुल डिटर्मिनेशन, मार्शल है ये, वो आर्मी की तरह का, आर्म्ड मैन, जैसा आर्मी के लोग होते हैं वैसा आदमी नज़र आता है, और फुल ऑफ डिटर्मिनेशन, और वो अज़म से भरा हुआ है। 8. मैडम डिफॉल्ट इज़ अ ब्रूट करेक्टर, ब्रूट करेक्टर दिखाया है। डिकन्स हैज़ मेड हर थ्रू डायलॉग्स, सर्कमस्टेंसेस एंड एक्शंस। मैडम डिफॉल्ट्स डायलॉग्स दैट शी इज़ निटिंग श्राउड्स, मैडम डिफॉल्ट का ये डायलॉग कि वो श्राउड्स, वो कफन निट कर रही है। द पीजेंट दैट द एवरमाउंट्स ब्रदर हैड मर्डर्ड, वो कैसान लड़की और लड़का जिसको एवरमाउंट ब्रदर्स ने बुच्चड कर डाला था, चीर फाड़ डाला था, कत्ल कर डाला था, वर मैडम डिफॉल्ट ब्रदर एंड सिस्टर, वो मैडम डिफॉल्ट के भाई और बहन थे। एंड शी वॉन्ट्स रिवेंज अगेंस्ट डार्ने एंड हिज एंटायर फैमिली, वो डार्ने और उसकी इंटायर फैमिली से, लूसी से, यंग लूसी से सबसे बदला लेना चाहती थी। शी प्रैक्टिकली beheaded a lot of people, और वो प्रैक्टिकली अपने हाथ से कई मर्दों के सर उतारती है। ड्यूरिंग रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन के दौरान वो कई लोगों के सर उतार लेती है, अपने हाथ में रखती है। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन बाज़ाते खुद एक करेक्टर बन के सामने उभरी है। फ्रेंच रेवोल्यूशन को एक करेक्टर का दर्जा मिल गया है इस नावल के अंदर। जब भी बात होती है तो हम बताते हैं कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के क्या वजूहात, क्या सर्कमस्टेंसेस थे और उसके क्या आउटकम्स थे। एक सॉलिड करेक्टर बन के सामने आके ठहरती है क्या, फ्रेंच रेवोल्यूशन खुद। ठीक है। मिस प्रूज इज अ कॉमिक करेक्टर, मिस प्रूज कॉमिक करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हर थ्रू डायलॉग्स, मैनर्स एंड एक्शंस। Her tussle with Mr. Lowry and Madame Defarge is countable. उसकी जो टसल होती है मिस्टर लॉरी से और मैडम डिफॉर्ज से, काउंटेबल, वो काउंटेबल है, उसको डिस्कस किया जा सकता है इस मामले में। लॉरी के साथ उसकी जो फाइट थी वो जोली थी, जोकिंगली, मतलब वो उसे पुश करती है, बड़ी हंसी आती है। मैडम डिफॉर्ज के साथ वो लड़ती है जब, तो बड़ी एनर्जी के साथ लड़ती है और वो बड़ी इंटरेस्टिंग फाइट होती है और इंतहाई सीरियस होती है। 10. जेरी क्रेंचर इज आल्सो अ कॉमिक करेक्टर, जेरी क्रेंचर कॉमिक करेक्टर है। डिकन्स हैज मेड हिम थ्रू डायलॉग्स, मैनर्स एंड एक्शंस। ही कॉल्स हिमसेल्फ एन ऑनेस्ट ट्रेड्समैन, वो अपने आप को ऑनेस्ट, ईमानदार
ताजर कहता है, और उसकी बीवी जब भी नमाज पढ़ती है, वो इबादत करती है, वो उसको फिर मारता है। कहते हैं जब भी तुम इबादत करती हो मेरे कारोबार में, बददुआएं देती है। हाँ बद्दुआएं देती हो, मेरा कारोबार ठीक नहीं रहता, मेरा कारोबार, और मैं कारोबार क्या करता है वो, डेड बॉडीज के निकाल कर उनके पार्ट्स जो है वो साइंटिस्ट को देता है। शाबाश, डेड बॉडीज, मुर्दों को कब्र से निकाल कर साइंटिस्ट को भेजता है चोरी। ही हैज अ साइड बिजनेस ऑफ डिगिंग आउट डेड बॉडीज, उसका एक साइड बिजनेस है कि वो मुर्दा बॉडीज को निकालता है फ्रॉम ग्रेव्स, कब्र से, एंड हिज एक्ट इज अ सोर्स ऑफ सिक ह्यूमर, और उसका एक्ट जो है वो सोर्स ऑफ सिक ह्यूमर, हमें हंसी तो आती है लेकिन बीमार सी हंसी आती है हमें उसके एक्शन से। मिस्टर स्ट्रेवर इज अ डिटरमाइंड एंड इगोइस्ट कैरेक्टर, वो मजबूत, पुरज़म और अनापरस्त कैरेक्टर है। स्ट्रीवर जो कि वकील है एक, और ये वन ऑफ द शूटर्स ऑफ लूसी। वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स की वैरायटी देता है डिकन्स यूज टू कंबाइन कॉमेडी, सैडनेस एंड सोशल स्टार इन हिज कैरेक्टर्स। अपने कैरेक्टर्स के अंदर वो कॉमेडी भी रखता है, वो उदासी भी रखता है, और उसमें माशरती तंज भी होता है। He introduced a large variety of characters in English fiction, इंग्लिश अफसानों में, नावल्स में उसने वैरायटी ऑफ कैरेक्टर्स क्रिएट किए हैं। मैनी ऑफ हिज कैरेक्टर्स सच एज मिस्टर मैकोबर, ये कैरेक्टर्स हैं जो उसने क्रिएट किए हैं। मिस्टर मैकोबर, मिसेस गैम्प, मिस्टर पिकविक, सिडनी कर्टन and Tulip have entered into the consciousness of nations। इस तरह के करेक्टर कौमों के जहन के अंदर दाखिल हुए हैं। अच्छा, ये करेक्टर भी होता है जो अदर राइटिंग्स हैं उनके अंदर से लिया है ताकि आप एग्जामिनर को सेटिस्फाई कर सकें। यू नो लिटिल बिट मोर एक्सेप्ट दीज नॉवेल्स। आप डिकन्स को डिस्कस कर रहे हैं, आर्ट ऑफ कैरेक्टराइजेशन को, तो आपको अपने नावल से थोड़ा बाहर भी जाना चाहिए। जैसे कि इसमें आप एक और ऐड कर, सिग्नल मैन, SIGNALMAN, सिग्नल मैन वो बताता है कि वो तन्हा दूर दराज पहाड़ों के बीच एक ऊंची चौकी में बैठा रहता है, और जब भी ट्रेन आती है तो सिग्नल डाउन करना उसकी ड्यूटी है। तो वहाँ बैठे बैठे उसको भूत नज़र आने शुरू हो जाते हैं, और जब भी उसे भूत नज़र आता है उस वक्त ट्रेन का एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो उसको जब राइटर मिलने के लिए जाता है तो वो बताता है कि मुझे भूत नज़र आता है, और फिर सिग्नल मैन वो कहता है ठीक है, कल मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाऊँगा, ये तुम्हारी तन्हाई है। अगले दिन उसे फिर भूत नज़र आता है, और जब राइटर नीचे आता है तो सिग्नल मैन खुद मर चुका होता है एक्सीडेंट में। तो सिग्नल मैन के वो जो फेयर्स थे, उसको जो खौफ आता है, वो जो जगह थी, सिग्नल मैन हमेशा हमेशा हमारे जहन के अंदर सब्त हो जाता है। जब भी हम ट्रेन का सफ़र करते हैं और ट्रेन किसी भी उजाड़ में से गुजरती है जहाँ पर कोई एक आदमी चौकी में से सर बाहर निकालकर ग्रीन झंडी लहराता है, हमें सिग्नल मैन याद आ जाता है। तो नेशन की कौमों के जहनों के अंदर, कॉन्शियसनेस के अंदर कई करैक्टर उसने इंटर किए हैं। सिडनी कार्टन जैसे करैक्टर हमें हमेशा याद रहता है कि कार्टन क्या करैक्टर था भाई, सेक्रीफाइस कर गया। एज अ नॉवेलिस्ट ही कैन परहैप्स बी एक्यूज्ड ऑफ सेंटिमेंटलिटी। इल्ज़ाम दिया जाता है डिकन्स के ऊपर कि डिकन्स के अंदर सेंटिमेंटलिटी है। सेंटिमेंटलिटी का मीनिंग देखें, शोखा हो जाता है, कभी कभी जज्बाती हो जाता है डिकन्स। लैक ऑफ डेप्थ, और डेप्थ गहराई की कमी है। आपने एडम बीट पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा। आप जब एडम बीट पढ़ेंगे
तो वहां पर आपको सेंटिमेंटैलिटी कम नजर आएगी। हालांकि उसमें सेंटिमेंटैलिटी है, लेकिन आप जज्बाती नहीं होंगे, बैलेंस होगा। उसके अलावा दूसरी बात क्या है? लैक ऑफ डेप्थ। जब आप एडम बीट पढ़ेंगे तो उसकी डेप्थ चेक करेंगे, आप सारी जिंदगी उस डोर को सुलझाते रहेंगे, उसकी गहराइयों में उतरते रहेंगे, गोते खाते रहेंगे और हमेशा आप इंजॉय करते रहेंगे। गहरी बात होगी। एंड एन इनएबिलिटी टू पोर्ट्रे फीमेल कैरेक्टर्स। और डिकन्स पर यह इल्जाम है कि ये फीमेल कैरेक्टर अच्छे नहीं बना सकता, जिस तरह के जेन ऑस्टन मेल कैरेक्टर अच्छे नहीं बना सकती। जेन ऑस्टन फीमेल कैरेक्टर तो अच्छे बनाती है, मेल कैरेक्टर की डिटेल नहीं कर सकती। तो इसी तरह फीमेल कैरेक्टर जो है ये अच्छे नहीं बनाता। इन स्पाइट ऑफ दिस, among इंग्लिश राइटर्स इन टर्म्स ऑफ मेमोरेबल कैरेक्टर्स, अगर इंग्लिश राइटर्स को देखा जाए, तमाम इंग्लिश राइटर्स में अगर हम बात करें मेमोरेबल कैरेक्टर्स की, ही इज ओनली सेकंड टू शेक्सपियर। शेक्सपियर के बाद अगर कोई शख्स है तो वो डिकन्स है कैरेक्टर बनाने में। और शेक्सपियर तो सिर्फ एक चीज में शेक्सपियर नहीं है, शेक्सपियर तो वो एक्सपर्ट है जो हर चीज में एक्सपर्ट है। ठीक है, ये सिर्फ एक लाइन में कह रहे हैं डिकन्स को। कैरेक्टर मेमोरेबल बनाने की टर्म में, सिर्फ एक टर्म में, ये शेक्सपियर में सेकंड पर है। शेक्सपियर हर एक राइटर से बाला और अच्छा, और उसमें तमाम तर क्वालिटीज मौजूद हैं, जिद्दत की भी और पुरानी भी। लेकिन कैरेक्टर बनाने में जैसे कि आपको क्वेश्चन हो जाता है, बताइए कि डिकन्स बहुत अच्छे कैरेक्टर बूस्ट करता है, क्या आप सिडनी कार्टन के कैरेक्टर को जस्टिफाई करते हैं कि नहीं करते? कि उस कैरेक्टर ने जो किया है ठीक किया है, जो कुर्बानी दी है ठीक दी है? और अगर राइटर आपसे, एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जिद्दत जदीद तकाज़ों के मुताबिक बताएं, तो जदीद तकाज़ों के मुताबिक यही है कि सेक्रीफाइस इज नॉट जस्टिफाइबल। सेक्रीफाइस, वो अपनी जिंदगी खत्म करके किसी को जिंदगी देने का मतलब तो है, एक जिंदगी तो वैसे जाया हो गई, चाहे वो होती या वो होती। मतलब वो खुद भी निकल जाता है, उसको भी बचा लेता। यस, ये इंटेलेक्चुअल होता, फिर ज़हीन होता, फिर प्लान होता, फिर पता चलता कि ये इंसान है, इसके अंदर क्वालिटी है। तो माँ के पास एक रोटी है और दो बच्चे हैं, तो लाजमी है कि बच्चों को रोटी खिलाए, लेकिन जिंदा रहने के लिए खुद भी रोटी खाए। पहले यह मॉरल था कि माँ बच्चों को रोटी खिला दे, खुद मर जाए। जदीद मॉरल डिफरेंट है, कुर्बानी नहीं देनी। क्योंकि आप जब कुर्बानी देते हैं, साल बाद, 100 साल बाद, 50 साल बाद आपकी कुर्बानी फ्यूटाइल हो जाती है, क्योंकि तकाजे और बदल जाते हैं। पाकिस्तान को अलग टुकड़ा बनाने के लिए कुर्बानियां दी गई, दोबारा 100 साल बाद लोग एक दूसरे को यूनाइट करने के लिए, बॉर्डर तोड़ने के लिए कोशिश करेंगे, तो कुर्बानियां ज़ाया हो जाएंगी। आपने, पाकिस्तान और इंडिया ने अलग अलग तो नहीं बैठे रहना, तमाम दुनिया ने अलग अलग नहीं बैठे रहना। 100 साल 150 साल बाद तो लोग हंसेंगे, पासपोर्ट भी कोई चीज़ होती है, तो यूनाइट हो, वैसे भी यूनाइट हो गई है। लोग जब बाहर ही नहीं निकलना चाहते और वो इंटरनेट के जरिए सारे यूनाइटेड हैं। हम अंग्रेज़ों से फेसबुक पर लड़ते हैं? नहीं लड़ते, वो आते हैं, उनके व्यूज़ सुनते हैं, बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। वो कहेंगे यार सब कुछ तो ठीक है, हम लड़ तो नहीं रहे, तो बॉर्डर किस लिए है? भला मैं तो कहता हूँ 150 साल बाद शायद लोग ट्रैवल भी पसंद ना करें करना। वो कहें टीवी पर देख तो रहे हैं, न्यूयॉर्क देखना है टीवी पर, फिर यूट्यूब पर क्लिक करें, न्यूयॉर्क की सारी डॉक्यूमेंट्री दिखा देंगे। आप यार कौन जाए, टाइम वेस्ट करे इतनी देर, तकाजे बदल जाएंगे, इमोशंस खत्म हो गए। हाँ, इमोशंस का मामला है, जहानत आएगी तो इमोशन रिड्यूस होगा।
इमोशन रिड्यूस हो जाते हैं, जहानत आती है तो इमोशन रिड्यूस हो जाते हैं। लेकिन वो इसके ऊपर क्रिटिक कहते हैं ये वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि आप इमोशन में आकर तो कत्ल करते एक दूसरे का, हिंदू सिख को बर्दाश्त नहीं करता, तो उससे बेहतर है कि बंदे जिंदा रहें, इमोशन ना हो। सर ये खत्म तो नहीं हो सकते, ये खत्म नहीं हो सकते, स्टेज आएगी जब ये खत्म हो जाएंगे इमोशन, कितने नहीं होंगे लोग उस वक्त महसूस ही नहीं होगा मे भी लोगों को इमोशन ना भी कोई चीज़। कई जज्बे ऐसे जो अब हमारे अंदर नहीं है। पहले इंसान के अंदर जज्बा था एक, यानी कि 400 साल पहले इंसान का जज्बा था, इंसान का दिल चाहता था कि दूसरे को चक मार दे। अब वो जज्बे आपके अंदर हैं? चक मारने का जज्बा खत्म हो गया ना। वो बलूचिस्तान के अंदर पहाड़ों के अंदर अंदर एक बंदे के अंदर ये जज्बा भी मौजूद है। तो अब हम बैठे, हम कहते हैं यार इस जज्बे की जरूरत है, हम यार जरूरत तो नहीं है इस जज्बे की। इसी तरह इमोशंस का ताल्लुक सपोज सेक्स से है, हम कहते हैं क्या जरूरत है सेक्स की, वो कहते नहीं ये जरूरी है। यार जरूरी है क्या, ये तो वैश्याना पन दूसरे के ऊपर चढ़ जाओ, ये कोई बात है? क्या फायदा मिलता है? बंदा बदतमीज जा लगता है। सर अगर कोई आपका डियर वन की डेथ हो जाती है तो आप रहेंगे ना? अब वो ये एलिमेंट है, बिल्कुल ठीक कहते हैं। उसने ऐलान किया कि जी फिलहाल साहब मर गए हैं, जनाजे पर आ जाए, तो मेरे साथ ठहरा हुआ एक शख्स कह रहा है, वो कहना ओ मौली तेन खुदा पूछे वो तो जरा मरने वाला है मर गया है, तो बाकी लोग याद तो ना कराना कि मौत आनी है, वो तो हंसी खुशी अपना काम कर रहे हैं। मैं क्या है ये कौन सी फिलासफी है? अच्छा यूं भी होता है, लोग यूं भी सोचते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मर गया है तो मर गया, ठीक है। मेरे वालिद साहब की डेथ हुई तो मेरे अंकल वहाँ पर आकर ठहरे हुए थे, तो हम जब उन्हें दफना दिया हमने, तो लोग हमें गले मिल रहे थे और हमें भी बड़ा दुख हो रहा था, रो रहे थे। तो मेरे बड़े ताया अबू ठहरे हुए थे, मैं उसके करीब गया गले लगने के लिए, तो उसने गले नहीं लगाया, वो आराम में ठहरा रहा है, कुछ भी नहीं किया। बाद में पता चला उसने को मर गया, बस ठीक है, इसमें रोने की क्या बात है। हाँ ये देखो। अच्छा इमोशंस फिर लोग कहेंगे वो होने चाहिए जो हैप्पी हेल्दी है। अच्छा इसका एक फायदा है, एक्शन मूवी से कॉमेडी मूवीज जब आई हैं, इंडियन कॉमेडी मूवीज, हम सबके मूड अच्छे हो गए। जी सर, एंजॉय करते। हम जब मूवी देखते थे, मतलब 10th क्लास में या फर्स्ट ईयर में एक्शन मूवीज आया करती थी, संजय दत्त की, सनी देओल की, जिद्दी और ये ऐसी मूवी आती थी, और हमने बड़े बड़े खंजर खरीदे हुए थे, इतने बड़े बड़े खंजर खरीदते, पैसे लगाते, और हम कहते हैं बड़े बदमाश बनेंगे, ठीक है। बाद में कॉमेडी मूवी है, अब नौजवान क्या करते हैं, वो हमारे साथ मजाक करते हैं। स्टूडेंट मुझसे पूछ रहा था, उसने कहा सर, मैं कहा जी सर अब बड़े होके क्या बनेंगे? अब फर्स्ट ईयर के बच्चे ये क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो वो क्या, इसका मतलब पॉजिटिव ह्यूमरस इमोशन अगर आ गए तो वो नेगेटिव इमोशन खुद ब खुद ही खत्म हो गए, उनकी केयर ही खत्म हो गई। तो आगे आइंदा आने वाले दिनों में जहानत आएगी तो साथ पॉजिटिव इमोशंस होंगे, बस नहीं होंगे तो जनरेट कर लिए जाएंगे। लाफिंग योगा जिंदाबाद। ओवर।